अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 11 एंड 12। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। मेरा सौदागर मेरा दिलदार किस्त 11। राइटर मन रज़ा। तुम जो भी सोच रही हो वो छोड़ो, बस इतना याद रखो कि जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हें बुरी तरह ट्रीट नहीं करूँगा। सरदार ने उसे अपनी बात समझाते हुए कहा, आप फिक्र मत करें सर, मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी। तो फिर मुझे खुश करो, उसने बेबाक लहजे में कहा। इतना कहते ही वो इस पर झुक गया और अपनी मनमानी करने लगा। अफाफ ने उसे लाख रोकना चाहा पर वो ना रोका। थोड़ी ही देर में उसने अफाफ की काफ़ी बुरी हालत कर दी थी। सर अब किया मैं जाऊं? इसने दरवाजे के पास खड़े होते हुए पूछा जो कि बंद था। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, दरवाज़ा एकदम अचानक खिला था और समरीन और मारिया अंदर आई थीं। दरवाज़ा खलकर अफाफ के माथे पर जा लगा था और उसे बुरी तरह चोट आई थी। इसे चोट लगते देख सरदार अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसके पास पहुंचा। वो इसके पास पहुंचा और इसका चेहरा पकड़कर देखा। हिलो मत, सरदार ने उसे हिलता देख कहा। आउच, दर्द हो रहा है। हैरत की बात है कि सरदार एक लड़की पर तरस खा रहा है। समरीन ने दिल में सोचा, बस ये लड़की कौन है? ऐसी लड़कियां फ्लर्टिंग के लिए तो ठीक रहती हैं मगर इन्हें ऑफिस लाना ठीक नहीं। मारिया कब से आपका बाहर इंतज़ार कर रही थी, आपने इसे अंदर भी नहीं आने दिया। समरीन ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं, किया चाहिए तुम्हें। ऑफ कोर्स मैं ये कहने आई हूँ कि आप मारिया से शादी कर लें। आखिर वो 25 की हो गई है। समरीन ने जताते हुए लहजे में कहा, मैंने आखिर कब कहा कि मैं इससे शादी करूँगा? सरदार ने इंजन लहजे में कहा, वो इतने सालों से आपके साथ है, आप इसके साथ इतना सर्द रवैया कैसे रख सकते हैं आखिर? समरीन गुस्से से चलाई। समरीन ज़्यादा मत बोलो, अभी तो मेरे कैरियर का स्टार्ट है। आखिर मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? मारिया ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा, अगर तुम शादी करना भी चाहती हो तो मुझे शक है, क्या तुम्हें मेरे जैसा ही लड़का चाहिए? सरदार ने सर्द लहजे में कहा। मारिया फिर तुम डर क्यों रही हो? बस आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने बाप से डर रहे हैं? समरीन ने पूछा। शट अप, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं गार्ड को कह के तुम्हें धक्के मारकर निकलवा दूंगा। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। ओ नो, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अफाफ ने दिल में सोचा, क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? क्या तुम जानती हो मेरी बीवी बनने के लिए तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा? सरदार ने मारिया को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, चलो लड़की इन्हें दिखाएं। सरदार ने अफाफ को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाना, छोड़ा मुझे यहाँ से जाने दो। अफाफ ने चीखते हुए इसके कंधे पर मक्के बरसाते हुए कहा, मगर सरदार को कोई असर ना हुआ। अफाफ को उठाते ऑफिस से मुल्हका कमरे में लेके आया और बेड पर जाकर पटका। ये मसला तो इन दोनों के दरमियान है, भला इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर मैं क्यों ये सब बर्दाश्त करूं? अफाफ ने अपने दिल में कहा। सरदार ने जब इसके कपड़े फाड़ दिए तो वो चीख उठी थी क्योंकि सरदार दरिंदा बिन उठा था। आहा जलील इंसान, दूर हटो मुझसे, प्लीज़ नहीं ऐसा मत करो। आहा आहा, अफाफ के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। खुदारा रहम करो मुझ पर, बहुत दाल दाल दर्द है हो रहा है मुझे। हिचकियों के दरमियान बोलती वो इस जालिम के रहम व करम पर थी जो शायद रहम लफ्ज़ तक से वाकिफ ना था। मुझे छोड़ दो प्लीज़। आहा आहा, उसका रोना और दिलखराश चीखें बाहर खड़ी मारिया और समरीन का दिल चीर रही थीं। सरदार, तुम्हें इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बेजान टांगों से फर्श पर बैठते कहा, कितना सफाक था वो। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, जैसे गहरा सुकूत छा गया हो या शायद कोई अनहोनी होने को हो। अफाफ बेहोश हो चुकी थी जबकि सरदार अपने कपड़े पहना बाहर आया और मारिया को फर्श पर बैठे देख इस तरफ आया। फर्श ठंडा है, तुम नीचे क्यों बैठी हो, आठ जाओ। सरदार ने उसे नरमी से कहा। मैंने सरदार को कभी ऐसा नहीं देखा। उसने दिल में सोचा, क्या वो लड़की ठीक है? मारिया ने फ़क्रमंदी से कहा,
तुम इसे छोड़ो मारिया और सरदार के साथ जाओ, उन जैसी लड़कियों का तो काम ही यही होता है। समरीन ने बेरहमी से कहा। सरदार हमें भूख लगी है, क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? समरीन ने पूछा। जब इसे होश आया तो शाम के 7 बज गए थे। वो तकरीबन 4 घंटों से बेहोश थी। वो शिकस्ता कदम वहाँ से निकल आई थी और अब फुटपाथ पर चलती सोच रही थी, आखिर ये 200 रातें कब ख़त्म होंगी? मुझ में इस सौदागर इस जैसे संगदिल और सफ़ाक शख्स को बर्दाश्त करने की ज़रा भी सकत नहीं, और न ही मैं अब एक लम्हे भी उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। उसने खुद से कहा। अभी वो इन्हीं ख्यालों में थी कि आलियान ने इसके पास गाड़ी रोकते हारन दिया तो वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें तंग किया है? क्या हवा है? आलियान ने उसकी गर्दन पर निशान देखते परेशानी से पूछा और बाहर आया। क्या ये सरदार ने किया है तुम्हारे साथ? इसने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना है, मैं चलती हूँ। असकू ये सब बताना ठीक नहीं, अफाफ ने दिल में सोचा। अफाफ ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और नाक की सीध में चलने लगी। सरदार ने मेरा किरदार, मेरी शख्सियत मुकम्मल तौर पर मसखा करके रख दी है। यहाँ तक कि जो शख्स कल तक मेरी जान लेने के दर पर था, वो भी आज मुझे तरहीम भरी निगाहों से देख रहा है। इसने खून के आंसू रोते हुए सोचा। तुम बहुत उदास लग रही हो, चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम अच्छा महसूस करोगी। इसने नरमी से कहा तो अफाफ इसके खुलूस को रद्द नहीं कर पाई थी। इसे अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आया था जहाँ इन्होंने सीख कबाब खाए थे। सिसहा मिर्ची से आलिया के गाल और नाक लाल हो गई थी, जबकि आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब तुमसे खाया नहीं जा रहा तो क्यों खा रहे हो तुम? अफाफ ने ना समझी से पूछा, जिस पर वो हंस दिया था। जैसे कि वो शक्लें बना रहा था। अफाफ को उसे देख देख कर हंसी आ रही थी। कुछ देर के लिए ही सही वो सरदार को भूल गई थी। तुम मुझे ऐसे किया देख रही हूँ लड़की, क्या अब तुम्हें एहसास हो गया है कि मैं सरदार से ज़्यादा हैंडसम हूँ? इसने हंसते हुए कहा तो अफाफ की हंसी उड़नछो हुई। सरदार के इतने कराहित आमेज़ रवैये के बाद आलियान की हमदर्दी इसके दिल पर मिरहम की तरह लग रही थी। वो निहायत अच्छा दोस्त साबित हुआ था। इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, यहाँ तक कि उसे बुरी तरह खांसी शुरू हो गई तो अफाफ उसे ले होटल से बाहर निकली। वो हॉस्पिटल और अपने घर दोनों जगह जाने पर ही रजामंद ना था। आखिरकार डराउर ने इन्हें आलियान के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचा दिया। उसने डराउर के साथ मिलकर उसे लटाया जो थोड़ी ही देर में बुखार से तप रहा था। उसने फ़ौरन डराउर को मेडिसिन लेने भेजा और इसके भाई बहराम शाह को कॉल मिलाकर सूरत हाल से आगाह किया। फ़िलहाल तुम इसके साथ रहो जब तक हम नहीं आ जाते। वैसे मैं नहीं जानता था कि आलियान किसी लड़की के साथ अपार्टमेंट जाने पर रजामंद हो सकता है। बहराम शाह ने नासमझी से कहा, आप हमारे रिश्ते को गलत समझ रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। उसने दो टोक लहजे में कहते कॉल काटी। वो इसके सरहाने बैठे ये सोच रही थी कि अगर सरदार को मारिया की इतनी ही फिक्र है तो उसे दिख पहुंचाने के लिए वो मुझसे क्यों खेल रहा है, आखिर क्यों? उसने मुट्ठियाँ भींचते सोचा। वो आलियान के लिए पानी लेने गई थी। जब वो वापस आई तो वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? अफाफ ने इसके पास भागकर आते हुए कहा, लेकिन इसके पास आने से पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। अफाफ बगैर ताख़ीर किए उसे हॉस्पिटल ले गई थी। आलियान के पेरिनेटस भी वहाँ आ चुके थे। कैसे है मेरा भाई? बहराम शाह ने अंदर आते कहा। अब ठीक है, बस फूड पॉइजनिंग हो गई थी, अफाफ ने जवाब दिया था। तो तुम हो वो लड़की जो आलियान के साथ थी कल? बहराम ने इसकी गर्दन पर निशान देखते कहा तो अफाफ ने फ़ौरन दपटे से कौर की थी गर्दन। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो बस मेरा दोस्त है, इसके पास कोई था नहीं इसलिए मैं रुक गई। अब आप आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। अफाफ ने वहाँ से दामन बचाकर निकलना चाहा। तुम यहीं रुक जाओ सुबह तक प्लीज़, वो उठेगा तो उसे अच्छा लगेगा। बहराम शाह ने पहली दफ़ा इससे नरमी से बात की थी। हम बेटा प्लीज़ रुक जाओ, मुझे और बहराम को कहीं जाना है, इस तरह तुम्हारी आंटी अकेली रह जाएंगी। आलियान के बाबा ने प्यार से कहा तो वो रद्द ना कर पाई। ठीक है। असही तरह वो फजर तक जागती रही और नमाज अदा करने के बाद आलियान की वालिदा के इसरार पर कुछ देर के लिए वहीं बैठी बैठी सो गई। मुझे घर जाना है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आलियान बेजारगी से बोला तो उसकी आवाज़ पर अफाफ की आंख खली। अफाफ तुम ही समझाओ ना, उसे ये जाने की जिद कर रहा है।
आलियान की मां ने अफाफ को कहा। अफाफ तुम अभी तक यहाँ हो? आलियान ने खुशी से कहा। हम बेटा अफाफ कल रात की यहाँ ही है मेरे साथ। मेरे ही इसरार करने पर थोड़ी देर पहले ही वो सोई थी। आलियान की मां ने आलियान की तरफ देखते हुए कहा। आलियान तुम्हारी मामा सही कह रही हैं, तुम्हारा अभी घर जाना ठीक नहीं है। अफाफ ने आलियान की मां की इसरार भरी नज़रें देखते उसे कायल करना चाहा। ठीक है, मगर क्या तुम भी मेरे साथ 2 दिन यहाँ रुकोगी? आलियान ने दिलचस्पी से पूछा। चुप। इससे पहले कि वो उसे मना करती किसी ने टेबल पर जोर से गिलास पटका। जब उसने पीछे देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि सरदार यलद्रम और ज़ीशान वहाँ पीछे करसीम पर पता नहीं कब से मौजूद थे। ओ नो, ये यहाँ क्या कर रहा है? अफाफ ने सरदार को देखते हुए दिल में कहा। आलियान की वालिदा बाहर चली गई थीं। बताओ ना अफाफ, तुम पीछे क्या देख रही हो? क्या सरदार को देखकर तुम मुझे भूल गई हो? आलियान ने सरदार को चढ़ाते हुए अफाफ से कहा। तुम बताओ सरदार कितने पैसे देने हैं? अफाफ ने तुम्हारे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर अफाफ का पीछा छोड़ दो। आलियान के संजीदा लहजे में कहने पर सरदार तमसखराना अंदाज में मुस्कुराया और बोला। क्या वाकई लटल थंगा, तुम बताना पसंद करोगी कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हूँ या आलियान के? सरदार ने शिद्दत पसंद लहजे में कहा, जैसे जानता हो कि अफाफ इसे इनकार कर ही नहीं सकती। मगर अफाफ ने सिरे से ही इसकी बात को इग्नोर कर दिया और आलियान के पास खड़ी रही। कल के हतक आमेज लहजे के बाद से तो वो सरदार की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी कि जाके इसकी बात मानती। ये तो सरदार की पसंद है, फिर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यलद्रम ने कंफ्यूज होते कहा। मेरा भी यही सवाल है। ज़ीशान ने भी बीच में हिस्सा डाला और सरदार का चेहरा वक्त गुजरने के साथ साथ सुर्ख पड़ता जा रहा था। अफाफ, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सरदार के सर्द लहजे में कहने पर वहाँ मौजूद हर शख्स के जिस्म में सर्द कपकपी भरी लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि जितना सरदार का लहजा सफ़ाक था इससे सभी वाकिफ थे, क्योंकि जब भी वो ऐसे बोलता आगे वाले की खैर नहीं होती थी। मैं तुम्हें पानी डालकर देती हूँ आलियान। उसने एक दफ़ा फिर सरदार की बात को नज़रअंदाज किया था और यह सरदार से बर्दाश्त ना हुआ। वो उठा था और दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते निकलता चला गया था। वाकई लड़की, तुम में कुछ तो बात है, मानना पड़ेगा, जिसने सरदार को नाखून चुने चबवा दिए। ज़ीशान ने तालियां बजाते हुए कहा। बिल्कुल, आज तक जो सरदार के साथ कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। और मज़े की बात यह है कि सरदार ने बर्दाश्त भी कर लिया, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो उस वक्त ज़मीन के ऊपर ना होता बल्कि कई फीट नीचे होता। यलद्रम ने एक आई बरू चटका कर अफाफ को काबिले तहसीन लहजे में कहा, जबकि अफाफ ये सोच रही थी कि अब सरदार इस पर गुस्सा किस अंदाज में निकालेगा। इसके जाते ही अफाफ के फ़ोन पर इसकी कॉल आई थी, मगर उसने फिर हिम्मत का मुजाहरा करते इसकी कॉल नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद आलियान इसके सामने शादी का प्रपोजल रख चुका था, जिसका जवाब उसने कुछ यूं दिया था। आलियान, मेरे लिए एक तजुर्बा काफ़ी है, मैं अब किसी से भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ना अभी ना कभी, और आइंदा ऐसी बात मत करना वरना मुझे लगेगा कि मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। अफाफ ने संजीदगी से कहा था। अहम, ठीक है अफाफ, मैं तुम्हारे जवाब की कद्र करता हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा लगे कि तुम तन्हा हो तो मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं यहीं रहूँगा हमेशा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। जब तुम कहो इस नाचीज़ को याद कर लेना। लेकिन एक और बात, बेशक तुम मुझे रजिकट कर चुकी हो, लेकिन सरदार को मैं तुम्हारे पैसे लुटा दूंगा, तुम इसके लिए मना नहीं करोगी? वदा करो। उसने लाख मना करना चाहा मगर आलियान नहीं माना। वो उसे हॉस्टल के अंदर जाता देख रहा था। जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर निकला, सरदार गाड़ी से टैक लगाए उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। क्या मैं समझूं कि तुम्हारा दिल अपने भाई जैसे दोस्त की लड़की पर आ गया है? आलियान सरदार की बात सुनता वहीं आकर रुक गया। सरदार, जल्द या बदीर वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी, इसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आलियान ने उसे समझाना चाहा। हना, मुझे पता नहीं था कि अब मुझे अपने फैसले दूसरों की मर्जी से करने होंगे, उसने तमसखराना अंदाज में कहा। वो भी यही चाहती है और ज़्यादा देर में उसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। आलियान के टेढ़े अंदाज में कहने पर वो मुस्कुराया, जैसे गेम जीत लेने के बाद की मुस्कुराहट होती है। और ऐसा क्यों करोगे तुम? उसने आईब्रो उचका कर पूछा।
اس سے پہلے کہ تمہارے انکل عفاف سے چھٹکارا حاصل کریں، میں تمہیں اس سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لڑکیاں تو تمہاری زندگی میں اور بھی آ جائیں گی، مگر تم انکل سے اپنا رشتہ مت خراب کرو، عفاف کے لیے اسے میں سنبھال لوں گا۔ اس کی بات پر سردار کا گاڑی پر پڑا فون بلنک ہوا۔ جیسے ہی عالیان نے فون کی اسکرین دیکھی تو عفاف کی کال ملی ہوئی تھی۔ ٹائم ڈیوریشن سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ عفاف ان کی سب باتیں سن چکی ہے۔ اس نے ایک نظر سردار کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سردار کی ہی چال تھی۔ 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سردار نے عفاف سے کہا جو گمسی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں کہہ کے اس نے کال کاٹ دی۔ اس دنیا میں تو سارے مفاد پرست ہیں، تو پھر میں نے عالیان پر کیسے یقین کر لیا؟ وہ بھی تو سردار کا ہی دوست ہے نا، کتنی بڑی پاگل ہوں میں جو اس کے فریب میں آ گئی۔ حریم مجھے جانا ہوگا، مگر کہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے شوہر کے پاس، یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حریم جو صدمے میں گری کھڑی تھی فوراً بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی جہاں سردار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا سردار عفاف کا شوہر ہے؟ اس نے حیرت انگیز لہجے میں خود سے سرگوشی کی۔ وہ بغیر عالیان کی طرف دیکھے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عفاف نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یقیناً وہ اب مجھے برا سمجھ رہی ہوگی۔ عالیان نے دکھ سے سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کچھ نہیں بولو گے عالیان؟ اسبے عالیان کو چڑانا چاہا مگر وہ وہاں سے اس کی سنی بغیر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سردار بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ اس کے جانے کا غم لگ گیا۔ کہیں تم اسکو دل تو نہیں دے بیٹھی تھی؟ اس کی بات کے جواب میں بھی وہ کچھ نہ بولی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ماریا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی وہیں آ گئے۔ عفاف نے جب دیکھا کہ ماریا اس کی جگہ پر بیٹھی ہے تو وہ اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر سردار کی تیوری چڑھی تھی۔ یہ لڑکی خود کی جگہ بھی نہیں جانتی، کیا کتنے آرام سے اپنی جگہ اسکو دے دی۔ سردار نے غصے سے دل میں سوچا، اسکو تو ابھی بتاتا ہوں میں۔ سردار یہ کھاؤ نا، تمہارا فیورٹ ہے یہ۔ ماریا نے سردار کی پلیٹ میں فرائیڈ چکن ڈالا۔ او نو، سردار تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے بھی کھانا سرو نہیں کرواتے۔ عفاف نے سردار کے سر تاثرات دیکھتے دل میں کہا، کیا اب مجھے تمہیں بتانا پڑے گا لڑکی کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں آؤ اور مجھے کھانا سرو کرو اور تم یہ پلیٹ لے جاؤ۔ اس نے پہلی بات عفاف سے کرتے بعد میں ملازمہ سے وہ پلیٹ اس کے آگے سے ہٹنے کو کہا جس میں ماریا نے اس کے لیے کھانا ڈالا تھا۔ ماریا کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ عفاف نے سردار کو کھانا ڈال کر دیا اور پھر اس کے کھانا ختم کرنے تک وہیں رکی رہی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی سردار نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا، جو بغیر کسی ضد کے اس کے پاس آرام سے آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا عالیان کی بے وفائی سے تمہیں اتنا دلی دکھ پہنچا ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو؟ سردار نے تنزیہ کہا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو آپ بھی مجھ سے صحیح سے بات کریں گے۔ اب جب میں آپ کی ذمہ داری بغیر کسی مشکل کے نبھا رہی ہوں تو پلیز آپ بھی میرے ساتھ آرام سے پیش آئیے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔